तो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे कि इस चैनल से जीके जीएस का सवाल दिया जाता है जो तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, खासकर बीपीएससी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस जैसे एग्जामों के लिए वो तमाम परीक्षाओं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं को टारगेट कर ये वीडियो बनाया जाता है। और ये खासकर बिहार पुलिस पर ज्यादा फोकस करेगा क्योंकि अभी बिहार पुलिस को एग्जाम शुरू होने वाला है 7 अगस्त से। तो ये उन परीक्षाओं के लिए अभी खासकर उपयोगी होगा। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी ना करते हुए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं। मोटिवेशनल कोट क्या कहता है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम लोग के साथ साथ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते चलना है, तभी सिलेक्शन तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला सवाल आपका यहीं पे देखने को मिल जाता है कि बताइए मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए जो मेट्टूर बांध है ये कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। और ये कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। टीएन से समझ आइए तमिलनाडु, क्योंकि स्पेस की कमी है और लिखने की अक्षर में बनावट, इसकी जो अक्षर वो बड़ा लिखा रहा है इसी वजह से। तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है और ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो मेट्टूर बांध है। साथ में कावेरी नदी पर एक कर्नाटक में बांध स्थित है, उसका नाम है कृष्ण राजा सागर बांध। कृष्ण कृष्ण राजा कृष्ण राजा कृष्ण राजा सागर कृष्ण राजा सागर बांध, ये भी कावेरी नदी पर है। कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तब मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है और तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है कौन? मेट्टूर बांध। साथ में कावेरी नदी पर ही कृष्णा राजा सागर बांध है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। साथ में कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद किनके किनके मध्य है? तो कावेरी जल विवाद आपको देखने को मिल जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक हो गया। साथ में आपको देखने को मिल जाएगा केरल और पुदुचेरी, केरल और पुदुचेरी, पुदुचेरी। तो इन राज्यों से कावेरी जल विवाद संबंधित है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी से संबंधित है। इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर ये देखिए, ये जो भी हम इतना एक क्वेश्चन से इतना सारा जो डिस्कशन कर रहे हैं इसी से सिलेक्शन आपका होने वाला। इसको नोट पॉइंट करते चलिएगा या फिर अगर आप याद है तो रिवीजन के तौर पर आप इसे लिखते चलिएगा। चलिए सेकंड नंबर हम लोग सवाल देख लेते हैं। सेकंड नंबर सवाल क्या कहता है कि गोवा राज्य का निर्माण भारत के किस संविधान संशोधन से हुआ है? तो ये हुआ है 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन से गोवा राज्य का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और साथ में यहां से एक और सवाल क्या बन जाता है कि गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? यानी गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? गोवा कब पुर्तगालियों से मुक्त हुआ? तो ये मुक्त हुआ 1961 में। ये कब हुआ मुक्त? 1961 में। साथ में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन विजय चला। ऑपरेशन विजय चला। तो पूछेगा कि गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए मिशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन विजय नाम था। और ये ऑपरेशन विजय 19 दिसंबर 1961 को चलता है। 19 दिसंबर 1961 को चलता है। और गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा, गोवा को अलग राज्य का जो दर्जा मिलता है ये मिलता है आपको 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को। तो गोवा राज्य का निर्माण भारत के किस संविधान संशोधन से हुआ है? तो 56वां संविधान संशोधन से हुआ है। उसके बाद की पुर्तगालियों से गोवा कब मुक्त हुआ है? तो गोवा जो है पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त हुआ है। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करने के लिए मिशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन विजय नाम था। और गोवा को ऑपरेशन विजय कब चला? तो 19 दिसंबर 1961 को चला। और गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिलता है। और भारत का 25वां राज्य का
रूप में गोवा एक अलग राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको इतना चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन एक है लेकिन हम लोग डिस्कशन 5 6 7 सवालों का कर लिए हैं, और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी सवाल और प्रश्न जो है महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवालों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 दिसंबर कब? 4 दिसंबर 1984 को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में एक कंपनी से गैस रिसाव होता है। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 दिसंबर 1984 को एक घटना घटती है जिसे भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जाना गया, और इसमें जो गैस रिसाव किया था उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनेट नाम था, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम था। तो पूछेगा कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी होता है, और इसमें जो गैस, ये एक बहुत बड़ी जो है कंपनी के द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा इस गैस का रिसाव किया गया था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गलत तरीके से रिलीज हो गया था जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई भोपाल के अंदर। इसी घटना को हम लोग भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं, और ये घटना 4 दिसंबर 1984 को हुआ था, और इसमें जो रिसाव गैस हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस ज्यादातर पूछता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में पेंच, माधव, पन्ना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बाघों की संख्या, भारत में कुल बाघों की संख्या 3000 प्लस है, लेकिन 2024 में मध्य प्रदेश में सिर्फ बाघों की संख्या 787 देखा गया, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क भी यहीं पे है। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल आपका क्या देखने को मिलता है कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। और जो रायमोना है ये गोल्डन लंगूर, ये गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन है? रायमोना। तो जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में पड़ता है, ये गोल्डन यानी सुनहरा लंगूर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। पूछ देगा कि लंगूर जो है एक बंदर का प्रजाति है? तो नहीं है, लंगूर एक बंदर का प्रजाति नहीं है, दिखने में लगता है लेकिन बंदर का प्रजाति लंगूर नहीं है। उसके बाद काजीरंगा आपका हो गया, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, आपका डिब्रू हो गया, दिब्रू से खोवा, ओरांग हो गया। उसके बाद देहिंग पटकई, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ देखने को आपको मिलेगा? असम में। काजीरंगा, मानस, दिब्रू सोखोया, ओरांग, उसके बाद देहिंग पटकई, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलते हैं? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो ये एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ये भी कहाँ है? असम में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा अपना नेक्स्ट सवाल, 5वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है सर कि जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान का उपाधि दिया? तो देखिए जहांगीर जो ये किसका बेटा था? तो अकबर का बेटा जहांगीर। अकबर का मृत्यु 1605 में हो जाता है, और 1605 के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठता है, और जहांगीर के ही शासन काल में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज तो जो था वो था कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ये 1609 ईस्वी में आता है जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर के समय ये इतना अंग्रेजी बोला कि जहांगीर इसे इंग्लिश खान का उपाधि दे दिया। इंग्लिश खान, कौन खान? इंग्लिश खान का उपाधि दिया जहांगीर। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। और कैप्टन हॉकिंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज बनता, और किसके शासनकाल में आया? तो जहांगीर मुगल शासक के शासनकाल में आया, 1609 में आया।
और ये कैप्टन हॉकिंस आया था ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित बातें करने, लेकिन जहांगीर से इसकी बात पटी नहीं और इसको इजाजत नहीं मिला। उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया की कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हो जाता है। तो पूछेगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? 31 दिसंबर 1600 को। जहांगीर ने किसे अंग्रेजी खान कहा? तो वो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस को अंग्रेजी सुनकर जहांगीर उसे कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान का उपाधि दे देता है। और अकबर का बेटा जहांगीर बैठता है गद्दी पे 1605 में, और ये कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने कब आते हैं? तो 1609 में। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे हम बढ़ जाते हैं छठा नंबर सवाल की ओर। छठा नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां किया गया? तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ। 18 मई 1974 को हुआ, और ये कहां हुआ था? तो ये राजस्थान के पोखरन में हुआ। तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ और राजस्थान के पोखरन में इसका परीक्षण किया गया। और इस समय के तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इसे जो भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया, इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, यानी हंसता हुआ बुद्ध भगवान। ठीक है, उसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण जो है 13 मई को किया जाता है। कब किया जाता है? 13 मई 1998 को किया जाता है। और इस समय भारत के जो पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो पूछेगा कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरन में किया जाता है, और उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। सेकंड परमाणु परीक्षण 13 मई 1998 को होता है, और उस समय ये भी राजस्थान के पोखरन में किया गया, और उस समय के पीएम जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो आपको इतना सवाल सर आपको इतना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा आपको चैनल देखने को मिलेगा जिसमें सवाल एक रहता है, सवाल आपसे एक किया जाएगा, लेकिन डिस्कशन आपको उससे संबंधित 5-6 क्वेश्चनों को करवाया जाएगा और सिलेक्शन इसी से होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 7वां नंबर सवाल कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हवाई अड्डा है ये है गुजरात के अहमदाबाद में है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। ये कहाँ है? वाराणसी में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। तो ये 3 सवाल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, ऐसे तो और भी पूछता है, लेकिन ये आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम नजदीक है और जब आप पूरा पढ़िएगा तो होने वाला है नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है? गुजरात में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? तो वाराणसी में है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है कि शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो देख लीजिए, शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो शैवाल में सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। शैवाल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो शैवाल में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे तो ये प्रोटीन वसा से भी बना हुआ रहता है, लेकिन शैवाल में किसकी मात्रा सबसे अधिक है? क्लोरोफिल की। उसके बाद शैवाल भी बहुत सारे होते हैं, लाल होते हैं, ब्लू होता है, हरियर होता है। ठीक है, तो इसकी अनेक प्रकार होती हैं। शैवाल में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो पूछेगा कि शैवाल में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो शैवाल में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। उसके बाद शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी स्टडी ऑफ शैवाल। तो स्टडी ऑफ शैवाल को इंग्लिश में कहते हैं एल्गे। तो स्टडी ऑफ एल्गे या शैवाल का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं फाइकोलॉजी।
लॉजी, फाइकोलॉजी। और अगर फंगस का अध्ययन करेंगे तब माइकोलॉजी। ठीक है, तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो है साइनोबैक्टीरिया, और शैवाल में जो किसकी मात्रा अधिक है तो वो है क्लोरोफिल। और उसके बाद शैवाल जो है ये सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है इसका कोशिका भित्ति। तो पूछेगा शैवाल का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। तो आपको इतना चीज यहां से सर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9वां नंबर सवाल हमको क्या देखने को मिल जाता है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बन गया सर, कि जो हिटलर था वो एडोल्फ हिटलर ये जर्मनी का चांसलर कब बना। तो एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर 30 जनवरी, कब, 30 जनवरी 1933 को बन जाता है। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, 30 जनवरी 1933 को। ये जो हिटलर था ये नाजीवादी पार्टी से था, किस पार्टी से था, नाजीवादी पार्टी से संबंध रखता था। हिटलर का बुक का नाम है, यानी इसकी आत्मकथा जिसका नाम है मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष किसकी पुस्तक की आत्मकथा है तो वो है हिटलर की। हिटलर का जो जन्म है, हिटलर का जो जन्म है सर, ये जन्म 20 अप्रैल 1889 को देखने को मिलता है। कहां पे, तो ऑस्ट्रिया में, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया की सर हम चर्चा न कर रहे हैं, हम यूरोप वाला का एक जो छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो जन्म 20 अप्रैल 1889 को होता है, और इसका जो मृत्यु है, मृत्यु जो है ये 1945 में हो जाता है बर्लिन जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर 30 जनवरी 1933 को बनता है। हिटलर जो है नाजीवादी से संबंध रखता था। हिटलर का बुक का नाम है मेरा संघर्ष। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को होता है ऑस्ट्रिया में। इसका मृत्यु 1945 में होता है जर्मनी के बर्लिन शहर में। ठीक है, तो आपको इतना चीज यहां से आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज के लास्ट प्रश्न 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 10वां नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो चौसा नामक स्थान ये है कहाँ, तो ये जो बक्सर आपको देखने को सर मिलता है, बिहार का जो जिला है बक्सर, ये बक्सर से 10 किलोमीटर दूरी पर एक नदी मिलती है जिसका नाम है कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी। ठीक है, तो चौसा कहां पड़ता है, तो बक्सर से 10 किलोमीटर दूरी पर एक कर्मनाशा नदी है, और कर्मनाशा नदी के ही तट पर चौसा जो एक गांव है ये बसा हुआ है, चौसा शहर। ठीक है, चौसा में ही, और कर्मनाशा ये, तो चौसा का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया, तो कर्मनाशा नदी पर लड़ा गया। और कर्मनाशा नदी के ही तट पर कब, 25 जून को, 25 जून 1539 ईस्वी को शेर शासूरी और मुगल शासक हुमायूं ये दोनों के बीच युद्ध होता है जिसे चौसा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि चौसा जो है ये बक्सर से 10 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है कर्मनाशा नदी के किनारे, और कर्मनाशा नदी पर एक युद्ध लड़ा गया 25 जून 1539 को जिसे चौसा का युद्ध कहा गया, और ये शेर शाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ठीक है सर, तो आपको इतना सवाल ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन 1, डिस्कशन 5। ठीक है, अगर आपको ऐसा ही सर, अगर आपको वीडियो पसंद आता है देख लीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको कमेंट से ही हमको पता चलता है कि आपको वीडियो कैसे से कैसे और बेहतर से बेहतर हम कैसे कंटेंट आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग का सिंबल दे देते हैं एक स्माइलिंग के साथ। ठीक है, तो चलिए इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।